दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद अब वहाँ पे लगभग हर राज्यों में जो है क्या हुआ कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई है तो मुख्यमंत्री के साथ आपने ये भी देखा होगा कि कुछ मंत्री लोगों ने शपथ लिया है। तो कुछ ऐसा हुआ कि मंत्री लोगों में कुछ कैबिनेट मंत्री रहे, कुछ राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार यानी कि स्वतंत्र प्रभार इनको मिला है और कुछ राज्य मंत्री रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे ये आज देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, इनमें अंतर क्या है, राज्य मंत्री कौन होता है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन होता है, कैबिनेट मंत्री कौन होता है, उनके कार्य क्या है, उनके दायित्व क्या है, उनके अधिकार क्या है और संविधान में इनका कहाँ वर्णन है। किस संविधान संशोधन के तहत जो है मंत्रिपरिषद का आकार जो है एक निश्चित किया गया कि 15% से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि फिर 15% वाला नियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। तो आइए इन सब के बारे में आज हम विशेष रूप से अच्छे से खूब चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं मंत्रिपरिषद। देखिए मंत्रिपरिषद क्या है, ये बड़ा चीज है। देखिए जैसे इसको हमने भोजन कर दिया है कि मंत्रिपरिषद क्या है, एक बड़ी बड़ी संस्था समझ लीजिए, और मंत्रिमंडल क्या है, एक छोटी संस्था। सीधा ऐसे कि मंत्रिमंडल क्या है, एक छोटी संस्था है, ठीक ना, और मंत्रिपरिषद क्या है, एक बड़ी संस्था। तो मंत्रिपरिषद के अंदर ही कैबिनेट मंत्री आते हैं। यहाँ मंत्रिपरिषद के अंदर ही क्या होते हैं, इन्हीं के अंदर कैबिनेट भी आते हैं, इसी के अंदर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले भी आते हैं, इसी के अंदर राज्य मंत्री भी आते हैं। तो कहीं कहीं से मंत्रिमंडल भी जो है मंत्रिपरिषद का अंग है, यानी मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल भी शामिल माना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले और राज्य मंत्री। अब जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मंत्रिमंडल में मात्र कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री मैक्सिमम 10, 15, 20 तो क्या कह रहे हैं 15, 10, 15 जैसे जैसे, और जैसे वहाँ आप देश में देख रहे हैं दिल्ली में, तो वहाँ 8, 10, 15 हो जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी आप अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में भी कैबिनेट जो है कैबिनेट मंत्री बनते हैं। तो मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था जिसके अंदर ही कैबिनेट मंत्री भी होता है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होता है और राज्य मंत्री होता है। जबकि कैबिनेट मंत्री जो होता है ये एक छोटी संस्था है जिसमें से 7-8 लोग रहते हैं और महत्वपूर्ण फैसले यही लेते हैं। तो अब देखते हैं कि संविधान में इनका वर्णन कहाँ पे है। देखिएगा कि संविधान में, देखिए मंत्रिपरिषद का वर्णन तो संविधान में पहले से था। अनुच्छेद 74 में कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता, यहाँ दोनों चीज सलाह और सहायता देने के लिए अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक ना। तो यहाँ मंत्रिपरिषद का वर्णन है, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का वर्णन है। आर्टिकल 74 में आर्टिकल 75 कहता है, अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद के प्रधान। अब देखिए यहाँ मंत्रिपरिषद के प्रधान, यहाँ भी मंत्रिपरिषद शब्द आता है। अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति सर्वप्रथम मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्त करेगा। ये भी प्रश्न आता है प्रधानमंत्री का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो आर्टिकल 75 में। और यहाँ भी देखिए दोनों जगह मंत्रिपरिषद आ रहा है। अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद यानी राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और दूसरा अनुच्छेद 75 में ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपति करेगा। ये दोनों जगह मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 74 में भी मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग हुआ, अनुच्छेद 75 में भी मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग हुआ है। जबकि जो है कैबिनेट मंत्री का जो है यानी कि मंत्रिमंडल, यहाँ देखिएगा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, आर्टिकल 352 में, वो भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ध्यान रखना कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के जरिए जो है यहाँ मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अनुच्छेद 352 में। और अनुच्छेद 352 क्या है, ये आपातकाल से संबंधित है। तो अनुच्छेद 352 में यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में
44वें संविधान संशोधन अधिनियम। आर्टिकल 352 के तहत मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन हुआ है। तो यानी कि ये संविधान के बाद में 1978 में ये जब संशोधन होगा, 44वां संशोधन होगा, तब मंत्रिमंडल शब्द रखा गया। यानी मंत्रिमंडल शब्द ये रखा क्यों किया गया है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल की सलाह पे जब कहीं भी आपातकाल की स्थिति की बात आती है, कि जैसे देखते हैं सशस्त्र विद्रोह भारत में किसी देश में वायु आक्रमण पहले आंतरिक अशांति था, वहां सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, वायु आक्रमण आदि के जो है, तो वहां पे क्या करता है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। तो आपातकाल की घोषणा कब करता है, किसके जरिए करता है, किसके सलाह पे करता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल, वहां मंत्रिपरिषद की सलाह पे नहीं बल्कि मंत्रिमंडल की सलाह पे जो है राष्ट्रपति क्या करता है, आपातकाल की घोषणा करता है। तो आर्टिकल 352, ध्यान रखिए, आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का वर्णन है, और वो भी कब? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। तो यहाँ एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। और फिर हम बता रहे हैं देखिए, हम सबसे पहले लेते हैं कैबिनेट मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री का काम क्या है, कैबिनेट मंत्री कितने होते हैं? देखिए, इसके लिए कोई संविधान में एक निश्चित नियम नहीं है कि कैबिनेट मंत्री कितने होंगे, कितने होंगे संविधान में कोई वर्णन नहीं, संविधान में कोई वर्णन नहीं है। यहां ध्यान रखिएगा कि कितने होंगे कैबिनेट मंत्री कितने कैबिनेट मंत्री रखे जाएंगे, इसका वर्णन संविधान में कहीं नहीं है। जबकि यहीं पे आप देखते हैं जो है मंत्रिपरिषद का वर्णन है, कि यहाँ पे आप देखते हैं कि 91वां संविधान संशोधन 51वां संविधान संशोधन के तहत जो है यहाँ ये कहा गया है कि 15% से अधिक यानी लोकसभा का चाहे वो विधानसभा को हो, तो 15% से अधिक जो है मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल की बात नहीं है, मंत्रिमंडल में 15% ये नियम नहीं लगेगा कि कितना मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट मंत्री कितने होंगे। हाँ, ये है कि मंत्रिपरिषद, टोटल मंत्रिपरिषद मिला के, जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है तो यूपी में कुल सीटें कितनी है विधानसभा की? अब यूपी में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 403। अब 403 है कुल सीटें, ठीक ना। अब इस 403 का 15% जो है, इससे ज्यादा जो है मंत्री नहीं बनाए जा सकते, जिसका मतलब 403 गुणे 15/100, 15 चौका 60, लगभग 60.56 या 78, यानी कि 60 और 61 के बीच में मंत्री बन सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जैसे हमने कहा कि विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 403 है। अब कुल विधानसभा के जितनी सीटें हैं उसका 15%, तो यानी 60 से 61 के बीच में आ रहा है। लेकिन यहाँ भी आप एक चीज देखिएगा, अगर आपको सिविल सेवा का एग्जाम देना है तो वहां पे एक पॉइंट पे मामला फंसा था। किस कोर्ट में ऐसा मामला फंसा था? ऐसा मामला फंसा था पंजाब व हरियाणा जो है हाई कोर्ट, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में ये ऐसा मामला फंसा था। वहां पॉइंट पे ये मामला फंस गया था कि पॉइंट पे क्या माना जाए, 60 माना जाए कि 61 माना जाए, तो ये विवाद का विषय है। तो जैसे ये है कि अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि 52 मंत्रियों की नियुक्ति हुई, तो 52 मंत्रियों को उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में कल ही नियुक्त हुई है, कल परसों में, तो कल नियुक्ति हुई है 52 मंत्री। यानी कि अभी योगी कितने मंत्री और बना सकते हैं? तो योगी अभी लगभग जो है 8-9 मंत्री और बना सकते हैं। तो जैसे कितना अधिकतम, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, अधिक से अधिक मैक्सिमम कितने बनाए जा सकते हैं? मैक्सिमम 15%।
तो कितने मंत्री परिषद में कितने रखे जाएंगे, 15%। लेकिन कैबिनेट मंत्री कितने बनेंगे इसके लिए कोई नियम नहीं। कैबिनेट मंत्री कितने बनेंगे ऐसा कोई संविधान में नियम नहीं है। कितने मंत्री परिषद रखे जाएंगे, मंत्रिमंडल कितने होंगे, जैसे यहाँ पे हमने कह दिया कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, इसके लिए कोई नियम नहीं है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, मंत्रिपरिषद का मतलब आपने देखा उसमें कैबिनेट भी आते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले भी आते हैं और राज्य मंत्री आते हैं, तो वहां पे कितने सदस्य होंगे इसके बारे में इसमें चर्चा है कि ये 15% से अधिक नहीं होंगे। लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल में ऐसी कोई बात नहीं है, कैबिनेट मंत्रालय में ऐसी कोई बात नहीं है। तो 7-8 लोग जो है, जो क्रीम पोस्ट होती हैं, क्रीम पोस्टों पे जो है कुछ अच्छे लोग जो होते हैं, जो उनके सबसे चीफ होते हैं, वही 7-8 लोग 10 लोग इस पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि किस राज्यों में, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कैबिनेट मंत्री कितने होंगे, यहाँ पे कुछ वर्णन नहीं है। तो यहाँ कैबिनेट मंत्री और यहाँ मंत्रिपरिषद में देखा हमने 15%, यानी सभी राज्यों में और देश में भी, यानी कि जो दिल्ली की सरकार वहां भी 15% से अधिक लोग जो है नहीं होंगे। दिल्ली सरकार में 15% से अधिक लोगों को मंत्रालय नहीं दिया जा सकता। जैसे वहां पे मान लीजिए हमने कह दिया कि जो भी सीटें हैं 545 सीटें हैं, 545 सीटें हैं, इसका 15%, तो 15-75 और लगभग 80, यानी कि लगभग 80 लोगों को जो है, इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं दिया जा सकता। 82-83 लोगों से इससे ज्यादा यहाँ मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी 403 सीटें हैं, तो यहाँ मंत्री कितने बन सकते हैं, 60 से 61 बन सकते हैं। मुख्यमंत्री को लेके यहाँ ध्यान देना, मुख्यमंत्री को लेके वो 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। तो अभी आपने देखा मंत्रिपरिषद को, थोड़ा सा यहाँ एक चीज और मामला फंसता है कि क्या 15% वाला नियम, क्या 15% का नियम सभी जगह लागू है, सभी जगह लागू है? ये प्रश्न ऐसा है कि क्या सभी जगह लागू है? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे गोवा में विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य कितने हैं, यहाँ 40 है। मिजोरम में कितने हैं, मिजोरम में विधानसभा के कितने सदस्य हैं, यहाँ भी 40 है। और सिक्किम में हम देखते हैं, सिक्किम में विधानसभा के कितने सदस्य हैं, 32 सदस्य। अब यहाँ पे जो है 15% का नियम नहीं लागू। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये 3 राज्य ऐसे हैं, गोवा, मिजोरम, गोवा है आपका, मिजोरम है आपका और सिक्किम। यहाँ 15% के नियम लागू नहीं होते हैं, यानी 15% से अधिक लोग जो है मंत्री नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ अधिक से अधिक 15% लोग मंत्री बन सकते हैं। अगर यहाँ 15% निकाला जाए तो हम देखते हैं 40 का जो है 15% ये जो होता है आपका 15×4 = 60, यानी कि 6 मंत्री कुल कितने हो जाते हैं, 6 मंत्री हो जाते हैं। तो यहाँ इसमें देखेंगे तो और आगे और काम हो जाएगा, 15×4 = 60 यानी 600, तो 100 यहाँ 6 मंत्री बनते हैं। और यहाँ पे आप जाएंगे 32, तो 15×3 = 45, लगभग 4 मंत्री 5 मंत्री हो जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जो है ध्यान रखना कि गोवा, मिजोरम और सिक्किम में यहाँ पे मुख्यमंत्री सहित, यहाँ पे जो है इन तीनों स्टेट में मुख्यमंत्री सहित, मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री की बात की गई। कितनी मंत्री हो सकते हैं, 12 मंत्री। तो यहाँ देखिए, यहाँ 15% का नियम नहीं लागू हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 371 विशेष राज्य, यहाँ विशेष राज्य की बात ये कर देता है। विशेष राज्य के तहत जो है इन 3 राज्यों में, गोवा में, मिजोरम में और सिक्किम में 15% का नियम लागू नहीं होता है। यहाँ पे मुख्यमंत्री सहित कुल कितने मंत्री होंगे, 12 मंत्री होंगे। देखिए, जबकि अगर हम 15% से गणना करें तो 6 मंत्री और 5 मंत्री आते हैं। तो 3 ऐसा स्टेट है, गोवा, मिजोरम और सिक्किम, जहाँ पे अधिक से अधिक 15% मंत्री वाला नियम नहीं लागू होता है। वहां पे क्या होगा, आपका
यानी कि 40, यहाँ भी अधिक से अधिक कितने होंगे, 12 मंत्री होंगे, किसको लेके, मुख्यमंत्री को लेके। और यहीं पे आप देखते हैं दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, अब ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है, दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन यहाँ केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ यहाँ पे भी क्या है, विधानसभा है, यहाँ भी विधान सभा है, और यहाँ भी पुडुचेरी भी क्या है, विधान सभा है, ध्यान दीजिएगा। तो दिल्ली में भी विधानसभा है, पुडुचेरी भी विधानसभा है दोनों कैसे, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे क्या नियम लगता है कि इन दोनों में, दोनों विधानसभाओं में यहाँ मंत्रियों की संख्या जो है ये 10% होगी। क्या होगी, मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, 10%। आप देख रहे, बाकी आप जितने हैं, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, इन तीनों राज्यों को छोड़ के जितने भी राज्य हैं वहां अधिक से अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं, उस विधानसभा का 15%, उस विधानसभा का 15%, और उस देश में लोकसभा का 15%। इसके अलावा गोवा, मिजोरम, सिक्किम के अलावा जितनी जगह भी होगा 15% लगेगा, ठीक है। लेकिन गोवा, मिजोरम और सिक्किम में 15% का नियम नहीं लगता। यहाँ पे कितने मंत्री होंगे, 12 मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ की विधानसभा संख्या 40 है, यहाँ की 40 है, यहाँ की 32 है। तो यहाँ पे 12 मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है मुख्यमंत्री को लेके। और दिल्ली में और पुडुचेरी में, यह दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, और लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ यहाँ भी विधानसभा है, यहाँ भी विधानसभा है। तो यहाँ दोनों में कितने परसेंट जो है मंत्री होंगे, 10%। जैसे दिल्ली में हमने कह दिया कि 70 विधानसभा की सीट है, 69 है हमारी, 70 विधानसभा की सीट है, तो यहाँ 7 मंत्री, यहाँ कितने मंत्री हो जाएंगे, 7 मंत्री हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली और पुडुचेरी में 10% का नियम लगेगा, यानी कि अधिक से अधिक कितने परसेंट मंत्री हो सकते हैं, उस विधानसभा की सदस्य संख्या का 10%। जबकि गोवा, मिजोरम और सिक्किम में यहाँ परसेंटेज की कोई बात नहीं है, यहाँ अधिक से अधिक 12 मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है। जबकि अन्य जगह जितने भी राज्य वहां पे विधानसभा का 15%, जैसे उत्तर प्रदेश में अभी हुआ, तो उत्तर प्रदेश में 60 या 61 मंत्री बनाए जा सकते हैं, 61 मंत्री मैक्सिमम बनाए जा सकते हैं, अभी बने हैं। तो यहाँ तक आपने देखा इस चीज को। अब आते हैं, देखते हैं कि अक्सर कंफ्यूजन होता है कि अब यहाँ कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद स्वतंत्र प्रभार मंत्री क्या है, फिर राज्य मंत्री क्या है, इनको भी थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री, ये 3 हैं। तो ये कैबिनेट मंत्री में आप देखते हैं कि कई कैबिनेट मंत्री में एक ही व्यक्ति, यहाँ जो है मैक्सिमम जो है क्या होता है कि ये सबसे पहली चीज तो आप कैबिनेट में देखिए कि यहाँ संख्या 7-8 लोगों की होती है, 7-8 लोगों की, 10 लोगों की या 10 लोगों का, ऐसी कुछ संख्या होती है, ठीक ना। लेकिन यहाँ कोई निश्चित नियम नहीं है कि कितने कैबिनेट होंगे। हाँ, कैबिनेट में ये देखिएगा कैबिनेट क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति अगर है, राष्ट्रपति है या राज्यपाल, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी कि ये क्या करता है, राष्ट्रपति होगा या राज्यपाल होगा, अगर राज्य की बात होगी तो राज्यपाल होंगे, देश की बात होगी तो राष्ट्रपति होंगे। यहाँ एक वार्ता का एक माध्यम कैबिनेट मंत्री जो होता है ना, ये क्या करता है, कैबिनेट मंत्री ही सलाह देता है। यही कैबिनेट मंत्री मूलतः जो है, यही कैबिनेट मंत्री जो है ये अपनी बातों को कहता है, या कोई अध्यादेश कोई चीज लाना होता, कुछ और बात होती है कानून के संबंध में, तो ये कैबिनेट मंत्री इनसे कहता है, राज्यपाल से कहता है, राष्ट्रपति। तो ये कड़ी है, ये क्या है, विधायिका और राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी का कार्य करता है, कौन, कैबिनेट मंत्री का कार्य करता है। और दूसरी चीज के यहाँ पे देखिए कैबिनेट मंत्री जो होता है यही सभी फैसला लेता है नीति निर्माण का, यहाँ विशेष ध्यान देना, नीति निर्माण का मुख्य फैसला लेता कौन है, नीति निर्माण का मुख्य फैसलाकार होता है।
ठीक है ना, मुख्य फैसलाकार कौन होता है, कैबिनेट मंत्री होता है। और दूसरी चीज ये होता है कि कैबिनेट मंत्री जो होता है, जैसे हमने कहा कि एक व्यक्ति है अमित शाह, अमित शाह। अब अमित शाह जो है, अब यहाँ पे इनको देखिए दो, एक तो गृह मंत्रालय, एक गृह मंत्रालय मिला हुआ है और एक सहकारिता मंत्रालय, आप देखते हैं सहकारिता मंत्री भी हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक गृह मंत्री भी है, यानी कि कई मंत्री, देखिए एक ही कैबिनेट मंत्री, एक कैबिनेट, एक व्यक्ति जो है यहाँ एक व्यक्ति जैसे अमित शाह है, इनको दो मंत्रालय मिला है। तो यानी कि एक ही व्यक्ति कई मंत्रालय ले सकता है। तो कैबिनेट में सबसे बड़ी खास बात है कि एक ही व्यक्ति कई मंत्रालय ले सकता है। जैसे वहां अभी देखेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी है, तो वो वित्त मंत्री भी है, उसके बाद साथ साथ कारपोरेट मंत्री भी है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो है कई मंत्रालय का कार्य करता है, कई मंत्रालय अपने जिम्मे रख सकता है। तो यहाँ पे ये पूरी जवाबदेही इनकी होती है। मूलतः होता क्या है कि जवाबदेही से, तो ये जवाबदेही ये क्या करते हैं कि जैसे ये गृह मंत्रालय में कोई भी घटना होगी, कोई भी चीज होगी, तो उसके जवाबदेही कौन होंगे, गृह मंत्री होंगे। सहकारिता मंत्रालय में कोई भी वार्ता होगी, कोई भी घटनाएं घटेंगी, कोई भी नया कार्य होगा, कोई पुराना कार्य होगा, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, अमित शाह होंगे। तो जाहिर सी बात है इनकी जवाबदेही बनती है। और यहाँ ये क्या करते हैं, मंत्रिमंडल, जब ये मंत्रिमंडल की बैठक होती है, तो मंत्रिमंडल की बैठक में ये शामिल कौन होता है, कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। तो ये कैबिनेट मंत्री शामिल होता है, तो इसमें प्रधानमंत्री सहित जो मंत्री होते हैं कैबिनेट में, तो ये क्या है, सप्ताह में एक बार इनकी बैठक होती है, इनकी बैठक अवश्य होती है, इतना ध्यान रखना, अवश्य होती है। देखिए कैबिनेट मंत्री जो होता है, कैबिनेट मंत्री क्या है, नीति निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है। और एक कैबिनेट मंत्री जो होता है, एक कैबिनेट मंत्री दो मंत्रालय, तीन मंत्रालय, चार मंत्रालय का भार संभाल सकता है। जैसे हमने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह है, अमित शाह जो है गृह मंत्रालय भी है, सहकारिता मंत्रालय भी है। तो इसका मतलब कि इस मंत्रालय की जवाबदेही, पूरी जवाबदेही इनके साथ है, अमित शाह के साथ है, यानी कि जो कैबिनेट मंत्री में। और मंत्रिमंडल की बैठक में कौन हिस्सा लेता है, वही कैबिनेट मंत्री लेते हैं। हाँ, जब आवश्यकता पड़ती है तो स्वतंत्र प्रभार को बुलाया जा सकता है, इनको भी बुलाया जा सकता है, लेकिन कैबिनेट मंत्री में मुख्यतः जो है कैबिनेट मंत्री, जब कैबिनेट की बैठक होती है तो वहां पे जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वही बैठते हैं। उसमें मंत्रिपरिषद वाले सदस्य नहीं सब रहते हैं, वहां पे मंत्रिमंडल के सदस्य यानी कैबिनेट मंत्री बैठते हैं। कैबिनेट मंत्री ही सभी फैसलाएं लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं इनकी बैठक भी सप्ताह में एक बार अवश्य होती है। तो यहाँ अब आज देखिए जरा स्वतंत्र प्रभार, ये हो गया कैबिनेट मंत्री की। अब यहाँ स्वतंत्र प्रभार देखिए, जैसे स्वतंत्र प्रभार में हम क्या दिए कि एक कोई बेसिक शिक्षा मंत्री हो गया, बेसिक शिक्षा मंत्री। तो बेसिक शिक्षा मंत्री में इसको पूर्णतः कार्य करने की आजादी होगी स्वतंत्र प्रभार वाले को, यानी कि सब कुछ कैबिनेट मंत्री जैसा इसके पास पावर होगा। इसके इनको क्या होगी, जवाबदेही भी। यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है, जिसकी जवाबदेही होगी उसके प्रति जान लीजिए उसकी बड़ी जिम्मेदारी भी होगी। जहाँ जवाबदेही की बात आएगी तो उसके अंदर जिम्मेदारी भी होगी। तो यहाँ आप स्वतंत्र प्रभार में देखते हैं कि स्वतंत्र प्रभार में क्या होता है, जैसे बेसिक शिक्षा मंत्री कोई है स्वतंत्र प्रभार का, अगर स्वतंत्र प्रभार, तो बेसिक शिक्षा विभाग की सभी जवाबदेही जो है किसकी होगी, बेसिक शिक्षा मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाला व्यक्ति है। तो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का। तो यहाँ पे देखिए खाली एकमात्र अंतर होता है कि पूरी जवाबदेही, यानी कोई भी अगर इनको विभाग मिलेगा, कोई भी मंत्रालय मिलेगा, जो भी मंत्रालय इनको मिलेगा, तो ये जो भी मंत्रालय इन पाएंगे उस मंत्रालय की पूरी जवाबदेही इनकी होगी स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री की। यानी कि ये लगभग कैबिनेट मंत्री जैसे ही होते हैं, पूरा पावर इनको वही कैबिनेट मंत्रालय का है, सिर्फ एक जगह छोड़ के। ये क्या करते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते हैं, हाँ, आवश्यकता पड़ने पर, कब, आवश्यकता पड़ने पर इनको
बुलाया जा सकता है, इनको बुलाया जा सकता है, इनके मंत्रालय के बारे में जानकारी ली जा सकती है। तो सब कुछ कैबिनेट मंत्री यार, पूरा पावर कैबिनेट मंत्री जैसा इनको मिला है, यानी कि अपने विभाग के सर्वोच्च हो गए, यानी कि इनको अब यहाँ कोई रोकी टोका करने वाला नहीं है, ये अपने विभाग के सर्वोच्च हो गए और ये इनको पूरी जवाबदेही देनी होगी अपने विभाग में। जैसे मान लीजिए हमने कहा बेसिक शिक्षा मंत्रालय अगर ये पा गए स्वतंत्र प्रभार का, तो ये इनको पूरी जवाबदेही होगी, जो है पूरी की पूरी जवाबदेही होगी इस मंत्रालय की। लेकिन एकमात्र यहाँ अंतर है कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के। तो जैसे ये नीति निर्माण की कोई बात होती है कोई, तो वहां पे भाग कौन लेता है? कैबिनेट मंत्री। बैठक जो होती है मंत्रिमंडल की बैठक होती है, तो हम मंत्रिमंडल की बैठक में ये भाग नहीं ले सकते हैं। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर इनको बुलाया जा सकता है, मंत्रिमंडल की बैठक में ये भाग नहीं लेते हैं। यही स्वतंत्र प्रभार और कैबिनेट मंत्री में अंतर होता है कि पूरी जितना पावर इनको है उतना पावर इनको भी है। लेकिन एक जगह ये थोड़े से छोटे पड़ जाते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक जब होती है तो मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं, वहां पे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भाग नहीं लेते हैं। तो इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब आइए हम राज्य मंत्री के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। अब जैसे हमने एक ही पॉइंट लिया जैसे गृह मंत्रालय, अब गृह मंत्री है अमित शाह गृह मंत्री है। अब यहाँ पे देखिए गृह राज्य मंत्री है, गृह राज्य मंत्री। अब गृह राज्य मंत्री जो होगा वो राज्य मंत्री है, तो वो क्या करता है? वो गृह मंत्री की सहायता करता है। क्या करता है? गृह मंत्री की सहायता करता है, यानी कि इसका अपना कोई अलग से पावर नहीं है। वहां पे स्वतंत्र प्रभार वाले को अपना पावर है, लेकिन इनके पास अपना कोई पावर नहीं है। ये क्या करते हैं कि जो मंत्री वो कैबिनेट वाले मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं। चाहे जैसे हमने कहा गृह राज्य मंत्री, यानी कि गृह मंत्री का एक सहायक हो गया, गृह राज्य मंत्री हो गया। इसी तरह अन्य मंत्रालय में जो है जैसे वित्त मंत्री हो गया, तो वित्त मंत्री हो गया तो वित्त राज्य मंत्री, यानी कि वित्त राज्य मंत्री, यानी कि वित्त मंत्री की जो है सहायता करेंगे तो वो वित्त राज्य मंत्री हो गए। तो यहाँ राज्य मंत्री जो होता है इनकी जवाबदेही नहीं होती। यहाँ मेन चीज यही चीज है कि इनके पास जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही इनकी नहीं है। जवाबदेही किसकी है? कैबिनेट मंत्री की। जवाबदेही स्वतंत्र प्रभार की है, राज्य मंत्री की जवाबदेही नहीं है। राज्य मंत्री तो क्या करता है? ये कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। तो राज्य मंत्री क्या होता है? कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है। तो हमें आशा और विश्वास होगा कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।